नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग कल असहयोग आंदोलन तक की चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि जलियांवाला बाग कांड कैसे हो रहा है, रॉलेट एक्ट क्या है, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी। कुछ प्रश्न मैं हर एक लेक्चर में पूछने की कोशिश करता हूं, जिसका आंसर कुछ स्टूडेंट जो कि सीरियस हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वो देते हैं। लेकिन जिन्होंने महंगी कोचिंग्स ज्वाइन कर रखी हैं और जिन्हें ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये दोनों तरह के लोग, जिन्हें लगता है कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें आ रहा है, वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते और शॉर्ट्स देखने के चक्कर में स्किप करके लेक्चर निकल जाते हैं। मैंने कल भी कहा था कि हम लोग अपनी पूरी शिद्दत से 108 दिन इस लेक्चर को लेकर के आएंगे। जो भी स्टूडेंट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसके लिए निश्चित रूप से ये कारगर होगा। अगर वो डेली बेसिस पर इस लेक्चर को कर रहा होगा तो उसे समझ में भी आ रहा होगा। आप लोग चूंकि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो जो मेरी ड्यूटी है वो मैं यहाँ पर निभा रहा हूँ। आज मैं कुछ प्रश्न कराऊंगा पहले, उसके बाद फिर मैं आज का लेक्चर आगे लूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था। तो याद रखना है, जो नागपुर का सेशन हुआ था वो अगस्त के बाद हुआ, यानी कि 1 अगस्त 1920 को सबसे पहले गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और उसी दिन बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक की डेथ भी हो गई थी। फिर पूरी तरह से चूंकि इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसका विरोध किया सीआर दास ने, और जब वो दोबारा सितंबर में पास हुआ तो उसको सीआर दास ने थोड़ा सा विरोध किया। लेकिन पूरी तरह से कब पास होता है नागपुर अधिवेशन में, तो इसका जो प्रस्ताव है उस समय सीआर दास ही देते हैं और इस पूरी तरह से रेटिफाई होता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। एक बार यहाँ पर जो कहानी लिखी हुई है उसको भी मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो संपन्न हुआ राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, विशेष अधिवेशन, महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया, लेकिन सीआर दास ने इसका विरोध कर दिया। और दिसंबर 1920 में जब फिर से नागपुर सेशन हुआ तो सीआर दास ने ही इस पर अपना अनुसमर्थन दे दिया, यानी कि रेटिफाई कर दिया इसको, और ये चीज़ें प्रस्तावित हो गई। फिर कहता है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। तो जन आंदोलन की जब भी बात आएगी, इसमें काफ़ी मात्रा में लोग जब शामिल हैं, इस तरह की बात आ रही है, तो उसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। तो जन आंदोलन की जब बात आएगी तो उसमें असहयोग आंदोलन को टिक करेंगे। हालांकि पहला आंदोलन की बात आएगी तो 1917 में जो चंपारण बिहार में आंदोलन हुआ, नील के खेती करने वाले कृषकों के लिए जो तिनकठिया पद्धति थी, उसमें गांधी जी का जो योगदान है वो पहला आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था। खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, तो यहाँ पर नमक कानून जो है आपको पता है कि इस समय तक ये मेन मुद्दा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। मतलब ये जो नमक कानून वाला था वो आपका सविनय अवज्ञा के पहले आता है, दांडी मार्च होता है, नमक कानून तोड़ा जाता है। ठीक है, तो एक बारी फिर से देख लेते हैं। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन हो रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया। पहला था खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण, और दूसरा था जो आपका जलियांवाला बाग कांड हुआ था। कल जब मैंने इसको पढ़ाया था तो नोट्स में भी शामिल किया था ये दोनों पॉइंट। जबकि जो नमक कानून है वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया। तो असहयोग आंदोलन के दौरान काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अपने आप को फील कर रहे थे गांधी जी, तो उन्होंने 1 वर्ष में असहयोग मतलब 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1922 4 मार्च को चौरी चौरा की घटना के साथ ये खत्म हुआ था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया, किसके नेतृत्व में। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस मेंस 2013 का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। पहला कि आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी, तो बिल्कुल करेक्ट है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था, सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है। एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया, तो एम ए जिन्ना इस आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे। ठीक है, तो पूर्ण रूप से जो है समर्थन नहीं किया था, इसका विरोध किया था। तो ये भी याद रखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, अपितु इसका विरोध किया था। इस प्रकार जो है ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है यहाँ पर कि महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, तो उसका नाम है कैसर ए हिंद। कब
हुआ था, प्राप्त हुआ था, तो 1915 में जो आपका गांधी जी जब आते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध प्रयासों में मदद करते हैं। किसकी मदद करते हैं? तो सरकार यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद करते हैं, जिसके लिए सरकार उनको देती है कैसरे हिंद। और इस सम्मान को गांधी जी कब लौटा देते हैं? तो असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर देते हैं। इसके साथ ही जो जमनालाल बजाज हैं वो अपनी राय बहादुर की उपाधि भी वापस कर देते हैं। तो गांधी जी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि कैसर ए हिंद जो गांधी जी ने रिटर्न किया है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि राय बहादुर की उपाधि किसने वापस की असहयोग आंदोलन के दौरान? तो जमनालाल बजाज ने वापस की। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? तो बहुत सारे लोगों ने वकालत छोड़ी थी, ठीक है, जिसमें चित्तरंजन दास तो थे ही, साथ ही और कौन था? तो मोतीलाल नेहरू थे, बेटे जवाहरलाल नेहरू थे, विट्ठल भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद। कल मैंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो इसमें सारे ऑप्शंस में जो चित्तरंजन दास है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया लेकिन परिणाम नहीं देख सके, तो कौन थे? बीजी तिलक। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 1920 को इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस ये सही हो जाएगा, ठीक है। 1 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई। फिर कहता है कि चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि। तो एक बार और प्रश्न में पढ़ दे रहा हूँ कि कौन सी घटना चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो पहले लोग 5 फरवरी मानते थे, लेकिन 4 फरवरी 1922 जो है करेक्ट जो है तिथि है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो कहाँ हुआ था ये आपको पता ही होगा, गोरखपुर जिले में, जहाँ से मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ से हुआ था। और कल भी मैंने बताया था कि 23 सिपाही थे जिनको क्रुद्ध भीड़ ने थाने में बंद करके आग लगा दिया था। चलिए, चौरी चौरा किस जनपद में है? तो गोरखपुर में है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, क्योंकि भाई यही चौरी चौरा की घटना हुई थी, इसलिए स्थगित कर दिया था। फिर अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो चौरी चौरा में घटना हुई थी। चौरी चौरा की घटना किसके, महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी आपका बारदोली में थे। कल मैंने बताया कि महात्मा गांधी उस समय बारदोली यानी कि गुजरात में थे। एक बार एक्सप्लेनेशन इसको और पढ़ ले रहा हूँ कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा की घटना हुई और गांधी जी 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दिए। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। यानी कि उस समय सामूहिक सत्याग्रह एक वर्ड आ रहा है और उसके साथ क्या आ रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, ठीक है ना। CDM का प्रयोग मैं करूंगा, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन या CDM की तैयारी कर रहे थे, हालांकि हो नहीं पाया। कुछ महीने बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, ठीक है। और फिर गांधी जी जो है लगभग 6-7 साल बाद इस चीज़ को लेकर के आते हैं, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के आते हैं। तो कहाँ तक हुआ था हम लोग का? चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने लाया? तो डॉक्टर मुंजे। कल मैंने बताया था इस बात को। तो डॉक्टर मुंजे जो है वो निंदा प्रस्ताव लेकर के आते हैं और बहुत सारे लोग जो है गांधी जी की निंदा करते हैं इस बात पे कि जब एकदम चरम बिंदु पे आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने वापस ले लिया। बस एक बारी बोल के बता दे रहा हूँ किसने क्या क्या कहा। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आंदोलन को वापस लेना दुर्भाग्य से कम नहीं, ठीक है, चाहिए तो लिख लीजिए। मौलाना अबुल कलाम ने उसको महान भूल कहा। रजनीपाम दत्त ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। डॉक्टर मुंजे निंदा प्रस्ताव लेकर के आए। वहीं मोतीलाल नेहरू ने कहा यदि कन्याकुमारी के किसी गांव ने अपराध किया है तो सजा हिमालय को क्यों। तो ये जो अभी बोला हूँ ये चीज़ें मैं रिटर्न नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पेड की हैं। फिर भी मैं इन सारी चीज़ों को बोल रहा हूँ, जो भी मेहनती स्टूडेंट है वो इसको लिख लें या पॉज करके देख लें। अगला हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि कुछ घटनाएं दी हुई हैं, उनका सही क्रम बताना है। जैसे चौरी चौरा कांड तो आपको पता है कि 4 फरवरी 1922 को हुआ। बारदोली प्रस्ताव कब आया? तो ये आपका 12 तारीख को आया, 12 फरवरी 1922। और असहयोग आंदोलन का स्थगन कब हुआ? आप समझ लो कि बारदोली में ही हुआ कांग्रेस के द्वारा। तो सबसे पहले हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा 2, यानी कि बारदोली प्रस्ताव के बाद आंदोलन का स्थगन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने को किसने निष्ठुर बर्बादी कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने निष्ठुर बर्बादी कहा। ये नहीं चाहते थे कि इस तरह वस्त्रों की बर्बादी की जाए, अपितु इनका कहना था कि आप अपने आप को रचनात्मक कार्यों में लगा सकते हो। अगला प्रश्न है इसमें कि
निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कल मैंने आपको सबका ईयर भी बताया था, जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, ठीक है। फिर ये दोनों यानी कि गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, ये आता है आपका दोनों 1920 में, ठीक है। और काशी विद्यापीठ याद रखना है 1921 में। तो अब जो भी क्रोनोलॉजी है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो 3 इसमें से आ रहा है, एक का स्थापना पहले हुआ है, तो 1, 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है 1916 में आया है, मदन मोहन मालवीय ने स्थापित किया है। अगला है कि 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिपल क्या था? तो इसमें हुआ क्या कि हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई गई। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता है कि जो खिलाफत आंदोलन था, इसको गांधी जी ने एक स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा कि खिलाफत आंदोलन को हम लोग असहयोग आंदोलन या जलियांवाला बाग कांड को लेकर के जो रोष है उसको सबको एक साथ मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में इसको देखा, तो यही प्रतिफल था उसका। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? कांग्रेस की स्थापना करेक्ट है, बंगाल का विभाजन करेक्ट है, पार्लियामेंटो सुधार करेक्ट है, असहयोग आंदोलन गलत है, 1920 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित है? 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये गलत है। 1931 में राजगुरु को फांसी, ये करेक्ट है, लेकिन दूसरा भी देख लेते हैं। प्रारंभ हुआ था 1921 में, गलत है, 1920 में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह 1920 लिखा है, जबकि 1919 में आया था, तो ये भी गलत है। राजगुरु को फांसी कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 23 मार्च 1931। किसको किसको हुई थी? राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों लोग को फांसी हुई थी। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है असर्शन रीजन का। कैसे पढ़ते हैं असर्शन रीजन? ध्यान देंगे। स्टेटमेंट 1 कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था या कर दिया गया क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि लगाएंगे बच्चों, क्योंकि इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया, ठीक है। तो इसलिए तो नहीं स्थगित किए थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत है। नहीं, विरोध, अच्छा ठीक, विरोध भी किया था, एग्जैक्टली विरोध भी किया था इंडिपेंडेंटली। ये सही है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू इसका विरोध कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली सही है जब उन्होंने स्थगित कर दिया, लेकिन कारण ये नहीं है। स्थगन के बाद विरोध तो इन लोगों ने किया, लेकिन कारण नहीं है, तो कारण नहीं सही है, ठीक है। मैं आउट ऑफ माइंड होकर के इसका आंसर कर रहा था। अगला है यहाँ पर EV स्वामी नायकर के संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार करिए। पहला कथन दे रहा है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, तो ठीक है, ये एक अलग आंदोलन भी इनके नाम से चल रहा था, इन्होंने हिस्सा लिया और 25 में कांग्रेस को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट मैंने बताया। क्यों? क्योंकि इनको ये लगा कि भाई गैर ब्राह्मण जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस में उपेक्षित किया जा रहा है, ठीक है। इस कारण इन्होंने छोड़ दिया और फिर ये साउथ त्रावणकोर में जाकर के वाइकोम सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वाइकोम सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं मंदिर में प्रवेश को लेकर के, ठीक है। तो एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। EV रामास्वामी नायकर काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन 1925 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि पार्टी ने अपने नेतृत्व में गैर ब्राह्मणों की उपेक्षा की है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया ही है। केरल में वाइकोम नामक गांव में EV रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी बोला जाता था, अन्य के नेतृत्व से मंदिर प्रवेश को लेकर के आंदोलन आरंभ किया। तो आप देखते हो कि केरल में इस तरह के आंदोलन होते ही होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग स्वराज पार्टी का गठन वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरा जो खंड है वो। तो हमने ये देख लिया है असहयोग आंदोलन वाला कंप्लीट जो नोट्स था, वो कल ही देख लिया है। एक बारी थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर देता हूँ और स्वराज पार्टी पढ़ा दे रहा हूँ। तो असहयोग आंदोलन में हमने क्या देखा कि 2 बार अधिवेशन हो रहा है। पहला तो ये कि अगस्त 1 को जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने वाला था, तो गांधी जी द्वारा इंडिविजुअल स्टार्ट होता है, ठीक है, अकेले स्टार्ट किया जाता है। अब उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो समझ लीजिए कि जो असहयोग आंदोलन है, तिलक की मृत्यु हो रही है, उसके साथ आंदोलन का प्रारंभ भी हो रहा है, ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित हो रहे थे, एक थे सकारात्मक कार्यक्रम, एक थे नकारात्मक कार्यक्रम। सकारात्मक कार्यक्रम में क्या हो रहा था? रचनात्मक कार्य हो रहे थे, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिल रहा था, अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का उन्मूलन या इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात हो रही थी।
लोगों को चरखा बांटा गया, उसके साथ सूत कातने को जो है प्रमोट किया जा रहा था कि आप लोग सूत कातिए, इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा था। वहीं नकारात्मक कार्य क्या हो रहे थे, जैसे उपाधियां जो दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उसको वापस किया जा रहा था। जो भी चुनाव हो रहे थे उस समय में उसका बहिष्कार करना था। उसके साथ साथ जो विदेशी वस्तु है जैसे कपड़ा हो गया, इसका बहिष्कार करना था। फिर जो लगान की बात हो रही थी उसको मना किया गया, यानी कि कर ना दो, लगान ना दो, इस तरह के कुछ आंदोलन हो रहे थे। अब उपाधियों के बारे में मैंने दो चीज़ें बताई थी आपको, उसके पहले एक बात और जान लेते हैं। क्या जानना है कि सितंबर में जो है कलकत्ता में एक अधिवेशन संपन्न होता है जो कि विशेष अधिवेशन है, जहां पर महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित तो कर दिया जाता है, लेकिन CR दास इसका विरोध कर देते हैं, कहते हैं ये क्या बवाल है। अभी तक जो गांधी जी स्टार्ट कर रहे हैं सहयोग आंदोलन 1 अगस्त को, उसका कोई प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित नहीं है। वो बस गांधी जी अपने तौर पर, मतलब खुद और कुछ अनुयायी उनके तौर पर यह चल रहा था। लेकिन सितंबर में एक बैठक आती है, विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है कि भाई शुरू किया जाए सहयोग। तो उसमें CR दास कहते हैं कि भाई इनका जो भी क्या बोल सकते हैं आपकी विज़न है या जो ब्लूप्रिंट है इनके आंदोलन का, वो बड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो CR दास जो है मुखर रूप से विरोध कर देते हैं। फिर से एक अधिवेशन होता है दिसंबर में नागपुर में, ठीक है, वहाँ पे इसको CR दास अपना वो दे देते हैं, एक्सेप्टेंस दे देते हैं कि भाई अनुसमर्थन देते हैं कि शुरू किया जाए, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ उपाधियों को लौटाए जाने में मैंने 2 उपाधियाँ बताई थी। पहला बताया था मैंने कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद कब मिली थी, तो 1915 के दौरान जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो गांधी जी ने युद्ध आंदोलन में बड़ा मदद किया था, जो भी प्रथम विश्व युद्ध था उस समय, तो उस समय इनको मिली थी। दूसरा है जमनालाल बजाज के द्वारा जो है एक उपाधि लौटाई गई थी, ठीक है, तो राय बहादुर की उपाधि जो है उन्होंने लौटाई थी, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें और हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं मेंस में लिखने को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाई देता है कि सबसे पहली चीज़ की हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दे रही है। मुसलमानों ने क्या किया कि जो आर्य समाजी नेता हैं श्रद्धानंद, उनको जामा मस्जिद पर भाषण देने के लिए बुलाया गया। वहीं सिखों ने राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन किया और मुस्लिम नेता जो सैफुद्दीन किचलू हैं उनको स्वर्ण मंदिर की चाबियां दे दी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं। गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया, तो 4 फरवरी 1922 में ये आपकी घटना हुई चौरी चौरा की। 12 फरवरी को गांधी जी ने बारदोली प्रस्ताव के समय में ये ऐलान कर दिया कि भाई वापस लेना है इस आंदोलन को। और 13 मार्च को, ये पॉइंट याद रखिएगा, 13 मार्च 1922 को गांधी जी क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और इन पर 6 साल का इनको कारावास मिलता है, 6 साल का कारावास मिलता है। और 6 साल से पहले ही ये रिहा हो जाते हैं, मतलब 22/6/28 में होना चाहिए था इनको, 1928 में रिहा होना चाहिए, लेकिन इनको अपेंडिसाइटिस हो गया, मतलब अपेंडिक्स की एक बीमारी होती है, ठीक है, क्रीमी परसिस्ट कुछ ऐसा बोलते हैं ना, तो उसकी बीमारी हो जाती है और उसके कारण ये बाहर आ जाते हैं। तो ये चीज़ें मैंने कल आपको बता दी थी। आज नोट्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें जो आज के क्वेश्चन में भी आई थी कि कौन कौन बना था, तो काशी विद्यापीठ बनारस में 1921 में बना, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में और जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में बना। बाद में जामिया मिलिया को दिल्ली लेते गया। उसके पहले 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। चलिए, स्वराज पार्टी का गठन 1923, तो इसके विषय में पहले थोड़ा सा नोट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। नोट्स में क्या लिख करके ले आया हूँ। कहा जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम आया था 1919 में, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा भी जान रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल, इन दोनों में 1920 में इन दोनों का बहिष्कार करना था। गांधी जी को सुझाव था कि केंद्रीय विधानमंडल से और प्रांतीय विधानमंडल का बहिष्कार करिए, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी गिरफ्तार हुए, मैंने आपको बताया भी कि 13 मार्च में गिरफ्तार होते हैं, 6 साल के लिए कैद होती है, लेकिन पहले ही रिहा हो जाते हैं, ठीक। मोतीलाल नेहरू और CR दास क्या कहते हैं, एक नई विचारधारा के साथ आते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस में हम लोग रहेंगे, विधानमंडल के भीतर से लड़ाई करेंगे। यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरीके से इनके लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा या विधानमंडल जो भी कहिए, उसमें हम लोग जो है चुन के पहुंच जाएं
और अंदर से लड़ाई लड़ें। वो अगर कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर के आए तो उसको पारित ना होने दें हम लोग। इनका ये था कि अंदर रह करके लड़ाई करेंगे। 1922 में गया अधिवेशन को बहुमत से बहिष्कृत किया गया। किन्होंने किया? तो ये दो लोग प्रमुख रहे होंगे, इन्होंने ही 1922 के गया अधिवेशन को बहिष्कृत कर दिया। फिर आता है स्वराज पार्टी का गठन, जो टॉपिक है आज का। 1923 में स्वराज पार्टी आती है। कौन कौन था इसमें? तो CR दास अध्यक्ष हैं और मोतीलाल नेहरू महासचिव है, यानी कि जनरल सेक्रेटरी ये हैं और प्रेसिडेंट ये हैं। इसका एक मुख्य उद्देश्य बनाते हैं कि हमारे स्वराज पार्टी का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश करना तथा उन्हें काम ना करने देकर 1919 के नियम का उच्छेदन कर देना। यानी कि किसी भी तरह से हम लोग जो 1919 का नियम है, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसको पूरी तरह से लागू नहीं होने देंगे। और कैसे करेंगे? कि चुनाव के माध्यम से हम लोग काउंसिल में पहुंचेंगे और वहां फिर बवाल काटेंगे आराम से। ठीक है, भाषा पे मत जाइए, बस समझाने के लिए इस तरह की भाषा यूज कर रहा हूं कि आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में एक व्यक्ति पहुंचते हैं, विट्ठल भाई पटेल। इसको स्वराज्यों की उपलब्धि माना जाता है कि विट्ठल भाई पटेल चुनाव लड़ करके सबसे पहले सेंट्रल असेंबली में लेजिस्लेटिव में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसको स्वराज पार्टी के लोग अपनी उपलब्धि मानते हैं। ठीक है, अगला आता है CR दास को क्या और कहते थे? द फ्रेंड ऑफ नेशन भी कहा जाता था। ठीक है, इंग्लैंड में वकालत पढ़ते हैं, भारत में बैरिस्टर बन जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर अपनी जो भी प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करते हैं। इनकी उपलब्धि क्या है? कि अलीपुर बम केस हुआ था, उसमें जो आपके अरविंद घोष हैं उनका इन्होंने बचाव किया था। ठीक है, तो CR दास का ये एक अचीवमेंट है कि इन्होंने अलीपुर बम केस में अरविंद घोष का बचाव किया था। ठीक ठाक बैरिस्टर माने जाते थे। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। तो ये मानते थे कि विशेष वर्गों के लिए केवल स्वराज नहीं होना चाहिए, आम जनता के लिए स्वराज होना चाहिए, यानी कि सेल्फ रूल या अपना शासन होना चाहिए। फिर एक इंडिपेंडेंट पार्टी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी आई, जिसको मदन मोहन मालवीय लेकर के आया। मदन मोहन मालवीय बाकी अभ्युदय, लीडर नामक अखबार या न्यूज़पेपर भी प्रकाशित करते थे। ठीक है, हिंदू महासभा का भी इन्होंने गठन किया था 1915 में। अभी ये इंडिपेंडेंट पार्टी लेकर के आते हैं 16 दिसंबर 1922 में। कट्टर हिंदू थे। ठीक है, और ये खिलाफत आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। तो ये कुछ पॉइंट है आपका मदन मोहन मालवीय से रिलेटेड। ठीक है, फिर साइमन कमीशन आज के चैप्टर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आज का लेक्चर बस इतना ही छोटा रहेगा। एक बारी नोट्स देख करके फिर आगे चलते हैं। क्या है स्वराज पार्टी के गठन में? आज थोड़ा लेक्चर छोटा है, ठीक है, लेकिन हम लोग गैप नहीं करेंगे, संडे को भी लेक्चर लाएंगे। चलिए, क्या है स्वराज पार्टी का गठन? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित जो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल है, यानी कि आप कह सकते हो कि सदनात्मकता हो गया है ना, 2 सदन के साथ साथ आपका वो भी हो गया है, बाई कैमरल हो गया ये, उसके साथ साथ आपका डायरकी हो गई है कि प्रांतों में भी सरकार चल रही है और केंद्र में भी सरकार चल रही है। ठीक है, तो केंद्र तथा प्रांतीय विधानमंडल का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार कर दिया कि भाई सेंट्रल लेवल पर भी बहिष्कार कर दिया और प्रांतों में भी बहिष्कार कर दिया, और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी मार्च में हुई थी, मैंने कई बार बताया। उसके बाद देश का वातावरण एक अजीब निराशा का माहौल आ गया कि गांधी जी को 6 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी काफ़ी ज़्यादा बल दे रहे थे, क्योंकि बैक टू बैक 1917, 18, 19, 20 लगातार 22 तक, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। तो एक नए नेता के रूप में उभरे थे जो कि पूरे देश को संगठित करके ले चल सकते थे। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने एक नई विचार को जन्म दिया या विचारधारा को जन्म दिया। ये लोग कहे कि हम लोग कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ेंगे, और 1923 के चुनाव के माध्यम से इन्होंने विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। हुआ क्या कि 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। तो इनकी जो ये योजना थी ये पूरी तरह से अस्वीकार कर दी जाती है गया अधिवेशन में। ठीक है, फिर CR दास जो कि उस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देते हैं और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी बनाते हैं और खुद को प्रेसिडेंट बोलते हैं, और जो मोतीलाल नेहरू उनको कहते हैं कि तुम जनरल सेक्रेटरी हो। ठीक है, पार्टी का उद्देश्य क्या होता है कि भाई काउंसिल में पहुंचेंगे, उन्हें काम नहीं करने देंगे, और 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसका उच्छेदन कर देंगे, यानी कि उसको जो है
एबॉलिश कर देंगे, ठीक है, हटा देंगे, उन्मूलन कर देंगे। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, मोतीलाल नेहरू महासचिव, मैंने आपको बता दिया है। आगे क्या होता है दोस्तों, आगे होता है श्रीनिवास अयंगर का नाम आता है। पूछा जाता है कि मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन है, तो मद्रास स्वराज पार्टी के संस्थापक है श्रीनिवास अयंगर, ठीक है। और NC केलकर स्वराज दल के एक प्रमुख अन्य नेता माने जाते हैं। 1925 में क्या होता है, इनको सफलता मिलती है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष चुना जाता है, किसको, विट्ठल भाई पटेल को। तो ये स्वराज्यों की एक उपलब्धि होती है। फिर चित्तरंजन दास के बारे में एक दो बातें दी गई हैं। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, द फ्रेंड ऑफ नेशन भी कहा जाता है। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत पढ़ते हैं, भारत में आकर के बैरिस्टर हो जाते हैं, और इनकी अभूतपूर्व सफलता है कि अलीपुर बम कांड जो हुआ उसमें अरविंद घोष को छुड़वा देते हैं या उनका बचाव कर देते हैं। ये भी कहते हैं कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए ही नहीं। इंडिपेंडेंट पार्टी कौन बनाता है, तो मोतीलाल नेहरू मदन मोहन मालवीय निर्णय लेते हैं और बनाते हैं 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी, ठीक है। और वहीं मदन मोहन मालवीय के बारे में ये भी है कि हिंदू महासभा के संस्थापक थे। हिंदू महासभा की स्थापना कब किए थे, 1915, ठीक है। कुछ प्रश्न और मैं इससे रिलेटेड आपसे पूछ लेता हूँ, आशा करूँगा कि उसका प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दोगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न कठिन पूछूंगा। पहला है, खिलाफत दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक। पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न है कि जो आपका खिलाफत आंदोलन कब समाप्त होता है। दूसरा है, खिलाफत आंदोलन कब समाप्त होता है, ठीक है। और तो इन दो प्रश्नों का उत्तर आप लोग करिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।